So, dear students, in last class we have discussed about the Rutherford model of atom. और रदरफोर्ड ने वहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की हेल्प से गोल्ड के न्यूक्लियस के ऊपर जब उनको स्कैटर किया उनके ऊपर जब स्ट्राइक किया तो उन्होंने पाया कि अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं और फ्यू ऑफ देम गेट रिफ्लेक्टेड बैक। और वहाँ से उनको न्यूक्लियस के बारे में और एटम के साइज के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला। वहाँ से उनको ये पता चला कि एटम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर होता है। और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर एटम के अंदर ही अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो ये पूरा आइडिया उनको अपने इस एक्सपेरिमेंट से आया था। आज हम अभी शुरुआत करते हैं कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के बाहर, एटम में जो न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं, उनके पास एनर्जी कौन सी होती है। तो उनके पास दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो वो रोटेट करते हैं, घूमते हैं, जिसकी वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के फील्ड में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो उसकी वजह से ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल भी होगा और उसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की अगर निकालनी है तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमें पता है हाफ mv², लेकिन वेलोसिटी किस ऑर्बिट में कितनी होगी ये हमें नहीं पता। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में ये मान लिया इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मान लिया इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो कि इस ऑर्बिट में है, जिसकी रेडियस r है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इट विल बी सेम। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो, ये जो न्यूक्लियस है मान लिया इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो Z इंटू ई, इसके ऊपर टोटल चार्ज और इंटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 4πε0r²। ये r से r कैंसिल, तो mv² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से Ze² और ये 4πε0r²। इस mv² की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो वी विल गेट द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 इंटू में दिस 1, तो ये बन जाएगा Ze² और 1/2 है तो ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 8πε0r। ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब सेम एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी और निकाल देते हैं, फिर दोनों का सम कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का हमें पता है कि पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, न्यूक्लियस की वजह से होगा। तो न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल होगा Z
स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो नेट एनर्जी कितनी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालिए जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और पोटेंशियल एनर्जी ये निकालिए जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से एनर्जी क्या आ जाएगी, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो अगर ये स्पेसिफिक हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए जेड एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये एनर्जी हम बन जाएगी। अब नेक्स्ट है कि ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसकी लिमिटेशंस क्या है। इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में उनकी स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाता कि वो क्यों एज इट इज अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो न्यूक्लियस के अंदर की तरफ चले जाएं और वो हर साइकिल में उनकी रेडियस कम होती चली जाए और एक टाइम ऐसा आ जाए कि वो न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएंगे। जैसे दिस इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ऐसे घूमता है, तो अगर ये ऐसे घूमेगा तो दिस इज इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है एंड ड्यू टू दैट एक्सीलरेशन दिस शुड इमिट रेडिएशंस। अगर रेडिएशन इमिट करेगा तो इसका ये एनर्जी भी छोड़ता जाएगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और अगर इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो ये ऐसे अंदर की तरफ लगातार इसके जो सर्कुलर मोशन की रेडिएशन वो कम होती जानी चाहिए और ये फाइनली न्यूक्लियस में आके मिल जाना चाहिए एंड इट विल इमिट द रेडिएशंस। ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्व इन देयर सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट। तो वो ऐसा क्यों होता है इस बारे में रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो नहीं बता पाया, एक्सप्लेन कर पाया। फिर बोर्स ने बताया इसके बारे में। बोर्स पोस्टुलेट क्या कहता है, उन्होंने अपनी 3 बातें बताई कि ये शायद ऐसा है और फिर उन्होंने अपनी बातों के हिसाब से सब कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो अब हम आगे बात करेंगे बोर पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। Postulate of हाइड्रोजन एटम। तो ये स्पेसिफिक फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले उन्होंने जो बताया उसमें कोई भी न्यू नहीं है, रदरफोर्ड के द्वारा जो बताई गई बात है उसी के हिसाब से वही सेम एज इट इज, फर्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने बताया कि हर एटम में एक सेंटर में एक सेंट्रल कोर होती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं और जिसके अंदर ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ द एटम इज इंक्लूडेड और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। मास लगभग पूरा का पूरा जितना एटम के अंदर होता है पूरा का पूरा उसके अंदर इंक्लूड होता है और उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सबसे पहली बात उन्होंने बताई थी। तो ये हम ऑलरेडी रदरफोर्ड के मॉडल से भी जान चुके हैं। तो यहाँ से बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम फर्स्ट पोस्टुलेट से फार्मूला याद रखेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv² by r।
इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम क्या लिखते हैं Q1 Q2, Q1 की जगह मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज है Z इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है इंटू में ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक कांस्टेंट, ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, इसको लिख देते हैं k। तो mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू kz स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी इसको हम यूज करेंगे, एंड दिस इज फ्रॉम दी बोर पोस्टुलेट। सेकंड जो बोर्स ने बताया था, उसमें बोर्स ने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये याद रखना है। उन्होंने अपनी बात बताई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है that is integral multiple of a constant which is equal to h/2π। तो mvr it is representing angular momentum is equal to nh/2π where n is a integral multiple 1 2 3 4 1s में नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल है। और थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने क्या बताया था, थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने ये बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, ऑर्बिट का मतलब है दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट। तो जहाँ जिस ऑर्बिट में जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ये उनका फिक्स पाथ होता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो या तो वो एनर्जी लेगा या फिर वो एनर्जी को इमिट करेगा। तो अगर वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, या इसका उल्टा बोले अंदर से बाहर की तरफ अगर वो आएगा तो इट विल एब्जॉर्ब दी एनर्जी, और अगर बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो इट विल एमिट दी एनर्जी। और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा आइदर इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू h इंटू न्यू। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन खुद बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा, और वो जो एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू न्यू के बराबर होगी, या उसको हम ये फ्रीक्वेंसी न्यू बोलेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड जो भी होगा, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। या इसका उल्टा हम बोल सकते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर से बाहर की तरफ लेके जाना है तो उसको हम एनर्जी देंगे बाहर से, और वो जो एनर्जी हम देंगे दैट विल बी इक्वल टू h इंटू न्यू। तो ये तीन बातें हैं, हम इनको अलग से लिख लेते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे फिर उसने आगे बहुत सारी चीज़ें बताई एटम के बारे में, उसकी रेडियस क्या होगी, वो अलग अलग ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से घूमेगा, क्या किस किस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो मैं ये तीन बातें लिख लेता हूँ और इससे आगे फिर मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा। फर्स्ट वन है mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू kz स्क्वायर बाई r स्क्वायर। सेकंड है mv r इज इक्वल टू nh/2π। और थर्ड है E या चेंज इन एनर्जी अगर निकालनी है तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h इंटू में न्यू। मान लिया सबसे पहले जो ये ऑर्बिट्स है, अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है दे आर फिक्स्ड, इसलिए उनका नाम होता है स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर उसकी रेडियस निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ ए बोर स्टेशनरी ऑर्बिट अगर वो कैलकुलेट करनी है तो क्या रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस या रेडियाई ऑफ ए बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सेकंड इक्वेशन को यूज करके यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी nh/2π एज इट इज, और m और r इधर चला जाएगा,
अब इस v की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, m/r एज इट इज, और ये है v स्क्वेयर, तो v स्क्वेयर की जगह क्या लिखेंगे, n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्क्वेयर m स्क्वेयर r स्क्वेयर इज इक्वल टू kz e स्क्वेयर बाई r स्क्वेयर। यहाँ इस एक r से स्क्वेयर से r स्क्वेयर कट जाएगा, इस r को उधर लेके जाते हैं और ये शायद यहाँ ये इस m से एक m कट जाएगा और तो शायद कुछ भी कैंसिल नहीं होता है, तो r को उधर लेके चलते हैं, बाकी चीज़ें इधर रह जाएंगी। तो ये n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर m, और वो चीज़ें जब इधर आएंगी तो kz e स्क्वेयर इज इक्वल टू r। ये आ गया रेडियस का फार्मूला। तो इस रेडियस के फार्मूला में ये जो h स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर m इंटू में m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और k ऑलरेडी कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और e का मतलब है चार्ज, तो ये सब कांस्टेंट है। तो ये r एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वेयर के और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के, तो हम लिख सकते हैं इसको r इज इक्वल टू n स्क्वेयर बाई z, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर m k e स्क्वेयर। ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर एंड r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे उसकी रेडियस उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ती जाएगी। जैसे मान लिया फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, ऐसे ही एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मान लिया 5 सेंटीमीटर, तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी, सेकंड की स्क्वायर इंटू में फर्स्ट, तो सेकंड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू में फर्स्ट की रेडियस थी 5, तो 2 दूनी 4 स्क्वायर कर दिया फिर उसके साथ 5। अगर फर्स्ट की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो सेकंड की 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही उसकी रेडियस कम होगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स उतना ही कम रेडियस के ऑर्बिट में घूमेंगे, इसका ये मतलब है। अब सेकंड चलते हैं, ये रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड मान लिया निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोर स्टेशनरी ऑर्बिट, मान लिया वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालनी है, तो मान लिया जो फर्स्ट इक्वेशन थी mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू kz e स्क्वायर, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं r की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो r की वैल्यू आ जाएगी kz e स्क्वायर बाई mv स्क्वायर, kz e स्क्वायर डिवाइडेड बाई mv स्क्वायर। और जो सेकंड इक्वेशन है जो मोमेंटम वाली थी, हाँ जी ये पर फॉर्म करें, किस चीज़ का फॉर्म जी, जो मैसेज दिया था फैमिली आईडी वाला, उसकी तो फिर अब लास्ट डेट गई जी, वो तो परसों तक पहुँचाना नहीं सीधे से तो आप निकल रहे थे, नहीं मैं वो शायद वो 11 बजे तक का टाइम था परसों का। अच्छा जी, हाँ तो स्कूल में तरफ से भेजे थे फार्मूला के बाद स्कूल में, नहीं मेरे पास से तो गए, वो स्कूल में तो होंगे शायद। तो मैं हाँ जी संजय सर को बताऊँ कौन तो वो बैठ के उनको दे दो, या तो वो सबमिट करवा देंगे, कोई खास बात नहीं उसमें, किसी को भी दे सकते हैं वो, लेकिन हमारे को ये बोला था कि 11 बजे तक का उसका परसों, आज परसों नहीं संजय सर तो आज बोल रहे हैं, आज 10 बजे तक का टाइम है,
आप उनको दे दो, मैं कोई बात नहीं, वो कहीं भी दे दो, वो तो बाहर से सरकारी बंदे आएंगे बनाने के लिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो आएंगे तो आपको कॉल करके हम बता देंगे। ठीक। हाँ, स्कूल कब लगा भाई? 5 तारीख से करें, 5 तारीख से मैसेज आएगा? हाँ, आपको मैसेज कर देंगे। नेक्स्ट जो लीनियर मोमेंटम की जो इक्वेशन है, अगर हम वहां से उसको यूज करके r को निकालें तो वहां से आएगा NH अपॉन 2 पाई mv। लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन से NH अपॉन 2 पाई mv। तो ये भी रेडियस की वैल्यू है, ये भी रेडियस की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। kz स्क्वायर डिवाइडेड बाई mv स्क्वायर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mv। तो ये m से m कैंसिल, ये v की एक पावर से ये कट जाएगा, इस v को उधर लेके जाते हैं, बाकी चीज़ों को इधर kz स्क्वायर और 2 पाई इधर आ जाएगा और ये NH नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू v। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। बाकी चीजें सब इसमें कांस्टेंट है, क्योंकि 2 पाई के e का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवोल्यूशन या उनकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, रोटेशन की जो लीनियर स्पीड है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा, किसी भी ऑर्बिट का जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम अंदर के ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनकी स्पीड भी धीरे हो जाएगी। तो द इलेक्ट्रॉन्स विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, वो सबसे फास्टली तेजी से वो मूव करेगा, और जो सबसे दूर है वो सबसे स्लो मोशन में मूव करेगा। इसका ये मतलब है। तो ये वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्रीक्वेंसी हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि v लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू में रेडियस, और एंगुलर वेलोसिटी की जगह लिख सकते हैं 2 पाई u। थर्ड है फ्रीक्वेंसी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू में रेडियस। तो ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई u इनटू में r। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी? v डिवाइडेड बाई 2 पाई r। लेट मी चेक इट इज विजिबल। ओके, तो v की वैल्यू अभी अभी निकाली है, उसको 2 पाई r से डिवाइड कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई kz स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH, और जब इसको पूरे के नीचे 2 पाई r करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसल, kz स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH इनटू r। दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर क्या है, n क्या है, r क्या है, और अभी हमने पहले भी प्रूफ किया था कि n जो है, सॉरी r जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या लिख सकते हैं? इस दिस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो नीचे एक n और भी है ऑलरेडी, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। जितना ज़्यादा साइकिल का नंबर, सॉरी ऑर्बिट का नंबर होगा, जितना ज़्यादा बाहर की तरफ हम आएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती चली जाएगी, उनका नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड उतने ही कम होते चले जाएंगे। और वैसे भी हमने अभी सीखा है कि बाहर वाले स्लो चलते हैं और अंदर वाले तेजी से चलते हैं। अब टोटल एनर्जी हमने पहले निकालना सीख लिया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल
जी नहीं सर कंप्यूटर लेवल। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो भी सबसे पहले इस लेक्चर की शुरुआत में बात की थी वही है टोटल एनर्जी। नेक्स्ट है सबसे जो लास्ट बात उसने बताई थी बोर्ड्स ने कि एनर्जी जो है that is given by the if we are going from one orbit to another orbit then change in energy is equal to energy। तो एनर्जी जो आप निकालोगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करके वहाँ से वो आएगी टोटल एनर्जी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर जेड स्क्वायर जो हमने निकाली थी। ये आएगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा करने के बाद ये आएगी के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम अगर आर की वैल्यू को पुट करेंगे तो एक बार तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देते हैं, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो लिख देंगे। अच्छा ये सुनिए, पहले इतनी एनर्जी आएगी और अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग निकाल लेंगे तो नीचे 2 बचेगा सिर्फ, तो 2 इंटू आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देते हैं, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। ये आएगी आपकी टोटल एनर्जी। और अगर यहाँ पे इस टोटल एनर्जी में आर की वैल्यू अगर पुट करें तो आर की वैल्यू हमें पता है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इनटू में एम के जेड स्क्वायर, एम के जेड स्क्वायर। इस आर की वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी, के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जब इसको रखेंगे आर की जगह तो ये बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो अगर हम फोर्थ पोस्टुलेट को अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट an electron is orbiting if an electron transfer from one orbit to another orbit तो एनर्जी कितनी होगी चेंज according to fourth orbit change in energy is equal to h into में न्यू। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे को स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में या स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पता चलेगा। तो मान लिया एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में अगर जाएगा तो इट विल इमिट द रेडिएशंस, और उन रेडिएशंस की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ h into न्यू, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी।
माइनस E1 निकालना है। तो अगर E2 माइनस E1 निकालना है यहाँ पे, तो E2 की वैल्यू रख देते हैं, और E2 का मतलब क्या है, सिर्फ एक चीज चेंज होगी, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो 2 बन जाएगा, और E1 में नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो 1 बन जाएगा। तो ये कैसे लिखेंगे, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर s स्क्वायर, और जब E1 करेंगे तो इसमें n1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस। तो बाकी चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं होगी क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है। 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z एलिमेंट का जो भी नंबर होगा, एटॉमिक नंबर वो भी फिक्स्ड होगा, सिर्फ n2 की जगह n1 का स्क्वायर। तो इसमें पूरे में 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 बाई n1 का स्क्वायर बाई 1 बाई n2 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, h इंटू न्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इस न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा लिख सकते हैं, h c बाई लैम्डा। और अगर इसको फिर ऐसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर बाई 1 बाई n2 का स्क्वायर। यहाँ से 1 बाई लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये h और c इधर नीचे चला जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 और डिवाइडेड बाई h क्यूब इंटू में c डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर बाई 1 बाई n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रेडिएशन इमिट करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इट विल डिपेंड अपॉन कि वो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे गया है, या इसका उल्टा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट तक पहुंचाना है वो डिपेंड करेगा कि आपने जो उसके ऊपर फोटॉन्स डालने हैं, जो एनर्जी डालनी है वेव्स की फॉर्म में, उनकी वेवलेंथ या उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ से अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सीरीज बनाई गई, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि कैसे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने से अलग अलग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बनती हैं, और उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इससे आगे करेंगे।